नमस्कार। मैं डॉक्टर अंबिका कश्यप गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की ओर से यमुनानगर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसार के साधनों की भूमिका अर्थात रोल ऑफ मीडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के विषय को लेकर। भारत संस्कृति, परंपराओं तथा संस्कारों का देश है। भिन्न भिन्न परंपराएं, भिन्न भिन्न संस्कृतियां और उन संस्कृतियों के भिन्न भिन्न संस्कार। एक ऐसा देश जिसके समस्त देवता गायन और वादन और नर्तन की किसी न किसी विधा में पारंगत थे। इसीलिए भारत के जन जन और कण कण में संगीत व्याप्त है। लोक संगीत से लेकर वैदिक संगीत तक की परंपराओं में जितना विकास, परिवर्तन और परिवहन भारत में होता है, उतना किसी भी राष्ट्र में नहीं। काल युग परिवर्तन के साथ संगीत में भी परिवर्तन हुए हैं। जैसे जैसे युग बदले, संगीत भी बदलता रहा और वैसा ही उसका शास्त्र बनता रहा। सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण समाज में, शिक्षा में, रहन सहन सभी में परिवर्तन स्वाभाविक है। यही परिवर्तन नवीनता और आविष्कार का जनक भी है। सौंदर्य वही होता है जहाँ प्रतिक्षण नवीनता हो। नदी वही होती है परंतु उसमें प्रतिक्षण मचलती हुई लहरियाँ नव नव होती हैं। इसलिए सहृदयों का मन उसमें रमता है। सौंदर्य अनंत है, उसके अभिव्यक्ति के साधन अनंत है। सौंदर्य बोध से प्राप्त होने वाला आनंद भी अनंत है। अतः सौंदर्य और उसकी अनुभूति से प्राप्त होने वाले आनंद के रूपों और प्रकारों पर विचार करने वाला शास्त्र भी अनंतता की ओर इंगित करता है और हमें चिंतन करने में समर्थ बनाता है। संगीत का इतिहास मुगल काल से प्रभावित हुआ। पहले वैदिक संगीत था और मुगलों के आने से उनका प्रभाव हमारे संगीत पर पड़ा। जहाँ एक और मुगल काल में मुस्लिम सभ्यता ने भारत में प्रवेश किया और इस प्रवेश काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा संगीत के प्राचीन शास्त्र ग्रंथों को नष्ट किया गया, जिससे संगीत का प्राचीन स्वरूप क्षतिग्रस्त हुआ और परिणाम स्वरूप आज हमारे प्राचीन संगीत की अमूल्य संपदा नष्ट हो जाने से उसका स्वरूप एवं अधिकांश रचनाएं देखने सुनने का कोई साधन नहीं है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश काल में अंग्रेजी सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव चारों ओर छा जाने से भारतीय संगीत के प्रति भी उपेक्षा भाव पनपने से संगीत की कलात्मकता, सौंदर्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता आदि का ह्रास होने लगा, जो हिंदुस्तानी संगीत की आधार भूमि को उर्वर बनाने के पोषक तत्व थे। संगीत का प्रयोग केवल मनोरंजन और विलासिता के लिए ही होने लगा। ऐसे समय में संत संगीतज्ञ जैसे भागवत रसिक जी, सिंगा जी, प्रियदास जी, देवदास जी, भगवान दास जी, दाना साहब, भाणा आदि ने संगीत की धार्मिक भूमि को सुदृढ़ किया। उन्होंने जोरदार शब्दों में ये घोषणा की कि संगीत विलासिता का अवलंब कदापि न होकर चरित्र निर्माण का एक प्रशस्त उदाहरण है। संगीत का लक्ष्य मनुष्य को सुंदर बनाना है, मनुष्य को विकास के भव्य पथ पर प्रविष्ट कराना है। यूरोपीय सभ्यता के व्यापक होने पर संगीत के भाग्य ने फिर पलटा खाया और कुछ अंग्रेजी तथा भारतीय विद्वानों ने जैसे सर विलियम जोन्स, कैप्टन डे, कैप्टन विलर्ड, सुरेंद्र मोहन टैगोर आदि ने भारतीय संगीत के उत्थान के लिए और कुछ ग्रंथों की रचना जिसका शिक्षित वर्ग पर प्रभाव पड़ा और वे धीरे धीरे संगीत के प्रति आकर्षित होते चले गए। शास्त्रीय संगीत के प्रचार में जिन महान विद्वानों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है, वे हैं स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे तथा विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। इन दोनों महानुभावों के अथक प्रयासों से देश में बड़ौदा, लाहौर, बम्बई, लखनऊ, ग्वालियर, इलाहाबाद आदि जगह पर संगीत के प्रचार प्रसार के लिए विद्यालय खोले गए। स्वर्गीय भास्कर बुआ बखले व स्वर्गीय अब्दुल करीम खां ने भी कुछ वर्षों तक अपने विद्यालय निजी रूप से चलाए।
बंगाल में भी संगीत संघ व संगीत सम्मेलनों के नाम से अनेक संगीत सभाएं थी, जहां संगीत की सभाएं करने के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। इसी प्रकार की संस्था बम्बई में गायक उत्तेजक मंडली थी, जो 1980 के पूर्व भास्कर बुआ बखले के मार्गदर्शन में चलाई जाती थी। इन सभी का उद्देश्य जनता को शास्त्रीय संगीत से परिचित करवाना था व जनसाधारण को संगीत की शिक्षा देना था। साथ ही विशाल संगीत समारोहों का आयोजन होने लगा, जिसके कारण संगीत भी जीवन का अभिन्न व अनिवार्य अंग बन गया। स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संगीत सेवा में समर्पित कर दिया, इन्होंने स्थान स्थान पर भ्रमण कर संगीत सामग्री को एकत्रित किया, संगीत शास्त्रकारों द्वारा लिखित संस्कृति रचनाओं का गहन अध्ययन किया और उन पर टिप्पणी प्रस्तुत की। हस्तलिखित एवं मुद्रित ग्रंथों को खोजकर उनका सम्यक निरीक्षण परीक्षण किया। इसके साथ साथ मौलिक ग्रंथों का भी अनुवाद किया। उच्च कोटि के कलाकारों उस्तादों की बंदिशों को क्रमिक पुस्तक मल्लिका के नाम से 6 भागों में प्रकाशित करवाकर संगीत जगत की अपूर्व सेवा की। इनके अतिरिक्त लक्ष्य संगीत, अ कंपैरेटिव स्टडी, शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे, हिंदुस्तानी संगीत पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि अनेकों पुस्तकों की भी रचना की। पंडित वेंकटमुखी के 72 मेल राग वर्गीकरण पद्धति का अनुकरण करते हुए इसके स्थान पर राग वर्गीकरण की सरल पद्धति थाट राग पद्धति का निर्माण किया, जो बहुत ही प्रभावशाली एवं संगीत जगत के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। संगीत संस्थाओं की स्थापना एवं संगीत सम्मेलनों के आयोजन की परंपरा की नींव को इन्होंने ही सुदृढ़ किया। इस प्रकार स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर समाज में संगीत एवं संगीतकारों की स्थिति देखकर भाव विवल हो उठे और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक संगीत का प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों में समान रूप से ना हो जाए, वह चैन से नहीं बैठेंगे। सर्वप्रथम इन्होंने श्रृंगार रस युक्त अश्लील शब्दों के स्थान पर भक्ति रस के पदों को स्थान देकर संगीत समाज को पल्लवित होने के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाया, जिससे सभ्य समाज में संगीत का प्रचार इतना बढ़ा कि उनमें संगीत सीखने की इच्छा जागृत हुई और राम भक्ति से युक्त संगीत धारा बहने लगी, जिसकी पूर्ति के लिए इन्होंने विद्यालयों की स्थापना करने के साथ साथ लगभग 60 पुस्तकों की रचना की। इन्होंने नवीन स्वरलिपि पद्धति का भी आविष्कार किया। कई सुयोग्य शिष्य तैयार किए, जिनकी विलक्षण प्रतिभा द्वारा संगीत संसार चकित रह गया, जिनमें मुख्यतः स्वर्गीय पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, स्वर्गीय नारायण राव व्यास तथा स्वर्गीय विनायक राव पटवर्धन जी थे। स्वर्गीय पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने शास्त्रीय संगीत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए। आपके द्वारा गाए गए राग, बद्ध, भजन प्रत्येक संगीत प्रेमी के मन मस्तिष्क पर जादू का काम करते थे, जिससे शास्त्रीय संगीत के क्रियात्मक पक्ष के प्रचार को स्वतः ही प्रोत्साहन मिलने लगा। इन्होंने अनेक ख्यालों की भी रचना की और उन्हें प्रणव भारती के नाम से लिपिबद्ध कर सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराया। ये प्रतिभा संपन्न कलाकार थे और उनका हृदय स्पर्शी गायन प्रत्येक संगीत प्रेमी को आत्मविभोर कर देता था। शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार एवं उसकी वास्तविक गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने में पंडित जी का अमूल्य योगदान है। विभिन्न संस्थाओं का योगदान। शास्त्रीय संगीत के प्रचार एवं प्रसार के लिए वर्तमान में कुछ संस्थाएं विशेष योगदान दे रही हैं, जो शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए कार्यरत हैं, जिनमें माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, मॉरिस स्कूल म्यूजिक कॉलेज लखनऊ, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, विश्व भारती कोलकाता, कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूजिक डांस एंड ड्रामेटिक्स बड़ौदा, संगीत अकादमी संकल्प दिल्ली, संगीत समाज जबलपुर, संगीत आलोक अम्बाला, हरवल्लभ संगीत समिति जालंधर, विश्वास संगीत समिति यमुनानगर, संस्कृति भटिंडा आदि प्रमुख हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं
जो नवोदित कलाकारों का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करा रही हैं, जैसे स्पिक मैके, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, पिंजौर, कोलकाता, इलाहाबाद, लखनऊ, ऐसे 7 केंद्र हैं। सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक दिल्ली में स्थापित संस्था है सम के नाम से। आराधना इलाहाबाद, आरंभ भोपाल, सुर संगम जयपुर, नाद मंडल दिल्ली आदि। विभिन्न पत्रिकाओं का योगदान। वर्तमान समय में विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं संगीत जर्नल संगीत के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये पत्रिकाएं शास्त्रीय पक्षों पर भी प्रकाश डाल रही हैं। समय समय पर विद्वानों, कलाविदों, समालोचकों एवं संगीत के मर्मज्ञों के विचार प्रस्तुत होते रहते हैं। कुछ पत्रिकाएं तिमाही, कुछ मासिक एवं कुछ वार्षिक अर्थात वर्ष में एक बार प्रकाशित होती हैं। प्रत्येक पत्रिका व जर्नल की अपनी एक अलग विशेषता है। जो पत्रिकाएं एवं जर्नल संगीत सेवा का सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनमें से प्रमुख हैं संगीत कला विहार मेरठ से, संगीत नाटक दिल्ली से, संगीतिका इलाहाबाद से, संगीत कार्यालय हाथरस से, इंडियन म्यूजिक जर्नल अंग्रेजी माध्यम दिल्ली से, विश्व वीणा कोलकाता से, इंडियन म्यूजिकल सोसाइटी जनरल मुंबई से, गीत संगीत इलाहाबाद आदि। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, जिसमें संगीत गैलेक्सी और शोध गंगा जैसे जर्नल्स प्रमुख हैं। विभिन्न संगीत सम्मेलनों एवं समारोहों का योगदान। विभिन्न प्रांतों में स्थापित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र, संगीत अकादमी और स्थान स्थान पर होने वाले संगीत समारोह एवं सम्मेलन शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसे हरवल्लभ संगीत सम्मेलन, लक्ष्मी नारायण संगीत सभा द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन, विष्णु दिगंबर जयंती संगीत सम्मेलन, तानसेन समारोह, तानसेन संगीत सम्मेलन, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन मथुरा और वृंदावन दोनों जगह पर, शंकरलाल संगीत समारोह दिल्ली में, ध्रुपद मेला, उस्ताद अलाउद्दीन खां स्मृति संगीत समारोह मेहर में, होर्डिंग पार्क संगीत समारोह पटना में, आचार्य बृहस्पति सम्मेलन समारोह, बाबा भंडारी बसंत उत्सव सम्मेलन होशियारपुर, बाबा बिहारी संगीत सम्मेलन सिरसा, चंडीगढ़ संगीत सम्मेलन, अखिल भारतीय भास्कर राव संगीत एवं नृत्य सम्मेलन चंडीगढ़, विश्वास संगीत सम्मेलन यमुनानगर, स्वर्गीय उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह इंदौर और संगीत सम्मेलन दीनानगर गुरदासपुर तथा सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक द्वारा आयोजित अन्य कई सम्मेलन। ये सभी सम्मेलन संगीत के प्रचार और प्रसार में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। राज दरबारों में नियुक्त कुछ घरानेदार संगीतज्ञ बादशाहत समाप्त होने के बाद बड़े बड़े नगरों में जा बसे। इस प्रकार जनता को भी संगीत के निशानात कलाकारों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्रोता वर्ग सामूहिक रूप से संगीतज्ञों को सुनते थे और उन्हें पारिश्रमिक देते थे। इस प्रकार संगीतज्ञ एक आश्रयदाता पर निर्भर न होकर अनेक श्रोताओं पर निर्भर रहने लगे। घरानेदार उच्च कोटि के कलाकारों एवं संगीतज्ञों में उस्ताद अमीर खां, स्वर्गीय पंडित अमरनाथ, स्वर्गीय पंडित रविशंकर जी, स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी जी, स्वर्गीय पंडित जसराज जी, स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, प्रभा अत्रे जी, गंगूबाई हंगल जी, हीराबाई बड़ोदकर, स्वर्गीय किशोरी अमोनकर जी, डॉक्टर S.N. रतनजनकर, B.R. देवधर आदि संगत के प्रचार प्रसार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कलाविदों ने अपनी अपनी विशिष्ट गायन शैलियों का प्रचार प्रसार अपने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा कर उसका परचम फहराया है। वैज्ञानिक उपकरणों का योगदान। शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में वर्तमान समय में
विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण भी अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं। ग्रामोफोन, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, वीसीपी, वीसीआर, वीडियो कैसेट, इन सब का स्थान अगर मैं कहूँ कि गूगल ने ले लिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। माइक्रोफिल्म्स, माइक्रो कार्ड्स, माइक्रोफिक्स, माइक्रोप्रिंट, स्लाइड्स, एलपीआर, कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क आदि विद्युत से संचालित ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद उठा सकता है और संगीत कला क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति एवं संगीत जिज्ञासु भी लाभान्वित हो सकते हैं। आज के समय में बहुत आसान है आपको अपने किसी भी मन पसंदीदा कलाकार का कोई भी राग सुनना है। आप YouTube पर जाइए, उनका नाम क्लिक कीजिए, राग का नाम डालिए, उसी समय आपके सामने उनके रागों की लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको राग दरबारी सुनना है, उस्ताद आपको आमिर खां जी का, आप YouTube पे जाइए, आमिर खां जी टाइप कीजिए, उस्ताद आमिर खां राग दरबारी, उसी समय आपके पास राग दरबारी की कई बंदिशें उस्ताद आमिर खां की गाई हुई और अन्य कई अच्छे गायकों की गाई हुई आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएगी। जहां ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स द्वारा भारत के अनेक क्षेत्रों में संगीत की विविध शैलियों का विकास हुआ, वहीं इसी माध्यम से उन कलाकारों की कला जीवित है जो आज हमारे बीच नहीं है। उन्हें सुविधा पूर्वक सुना जा सकता है। आज के समय में, कोरोना काल में, जब आप गुरु के सम्मुख बैठकर शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम एक सर्वोच्च माध्यम है। लाइव प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं अनेकों संस्थाओं द्वारा। आप फेसबुक पर जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आपको ऐसे कितने ही परफॉर्मेंसेस देते हुए, अपनी मंच प्रस्तुतियां देते हुए नवोदित कलाकार और प्रख्यात कलाकार दोनों एक ही मंच पर विराजमान आपको दिखाई देते हैं। इससे भी संगीत के प्रचार और प्रसार में काफ़ी उन्नति हुई है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों से शास्त्रीय संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों, समय समय पर होने वाले संगीत सम्मेलन और संगीत समारोह का राष्ट्रीय प्रसारण भी होता रहता है। एक प्रतिभाशाली कलाकार आज के युग में बहुत कुछ देख एवं सुनकर भी ग्रहण कर सकता है। संगीत के लघु रूपों, शास्त्रीय संगीत में गायन वादन की विभिन्न शैलियों का विशाल संग्रहालय आकाशवाणी के पास सुरक्षित है। दूरदर्शन एक ऐसा वैज्ञानिक साधन है जिसके द्वारा कार्यक्रम सुनने के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप में आंखों द्वारा देखा भी जा सकता है। इसी प्रकार उपरोक्त अन्य वैज्ञानिक उपकरण भी संगीत के क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि वर्तमान काल, जिसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है, इस काल में शास्त्रीय संगीत के प्रचार में संचार के साधन अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। परंतु फिर भी पहले समय की तुलना में इतने संसाधन होते हुए भी शास्त्रीय संगीत को जिस विकास की दिशा की ओर जाना चाहिए वही नहीं है। कमी कहाँ पर है? इन साधनों को इस प्रकार कार्यान्वित किया जाए जिससे हमारी भावी पीढ़ी को एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें उन्हें कम से कम इतना तो ज्ञान अवश्य हो कि हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्या है। हमारी भावी पीढ़ी का भी कर्तव्य बनता है कि जिस पाश्चात्य सभ्यता में रंगकर उनका हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से मोह भंग हो चुका है, शास्त्रीय संगीत जो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है, अतः इससे अलौकिक आनंद की प्राप्ति तभी संभव है यदि हम इसे सुने एवं प्रचार प्रसार में इसे सहयोग दें और इसे विकसित करें। हालांकि सरकार द्वारा कई संस्थाएं हैं जो इस समय शास्त्रीय संगीत को अग्रसर करने के लिए कार्यरत हैं। हरियाणा में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, हरियाणा कला परिषद, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला, ऐसी कई संस्थाएं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्ट, इन सब से संगीत को, विशेष करके शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग
कलाकारों को एकत्रित करके उनके कार्यक्रम रखवाए जा रहे हैं और उन्हें अच्छी राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर विशिष्ट कलाकारों को बुलाकर स्थानीय कलाकारों से उनका परिचय करवा वर्कशॉप्स भी आयोजित की जा रही हैं, जैसे स्पिक मैके या आर्ट मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से कई वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार से पत्र पत्रिकाएं, जिनमें आज के समय में आप अपने विषय से रिलेटेड कितने ही लेक्चर्स को पब्लिश कर सकते हैं, जर्नल्स, संगीत सम्मेलन, ये सभी माध्यम संगीत के प्रचार और प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं और इसी प्रकार संगीत को अग्रसर भी कर रहे हैं। धन्यवाद।